नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप हैं SPPA ऑनलाइन के YouTube चैनल पर, जहां उपलब्ध है आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई सभी विषयों की वीडियो क्लासेस। अगर आपको विषयवार वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको अलग अलग विषय के वीडियो समूह मिल जाएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग अर्थव्यवस्था देखेंगे और अर्थव्यवस्था में हम लोग पहला अध्याय जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बहुत कम है और जिस तरह से परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, आपको अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर हमने इस अध्याय के में अधिकतम जितना संभव हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने की कोशिश किया है। तो आपसे आग्रह, पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राउन, ऑप्शन बी है आर्थर लेविस, सी है डॉक्टर ब्राइट सिंह और डी है उर्सुला हिक्स। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा बी, यानी कि आर्थर लेविस ने ये कथन कहा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन फिर से देखते हैं। ऑप्शन है ब्राउन, आर्थर लेविस, डॉक्टर ब्राइट सिंह और डी है उर्सुला हिक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा ये था अर्थशास्त्री ब्राउन ने कहा था। ब्राउन ने क्या कहा था? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है। अब अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो जब भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो देखते हैं पहले इसका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा बी, यानी कि कृषि क्षेत्र। तो मैं बता रहा था कि 3 भागों में बांटा गया अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि आधारित, जो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग आधारित जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो होता है, जैसे कि टेलीफोन पर कॉल हम लोग करते हैं या हॉस्पिटलिटी है, आदि क्षेत्र क्या हो, सेवा क्षेत्र में आ जाता है। तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र का कहा जाता है? फिर वही प्रश्न है। तो अभी पढ़े हैं द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, औद्योगिक क्षेत्र। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्न में से क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बैंक, परिवहन, संचार और सभी। इसका जो जवाब होगा ये होगा डी, यानी कि सभी। यहाँ में प्रिंट हुआ है, ऑप्शन 2 बार प्रिंट हो गया भी। चूँकि बैंक क्या है, एक सेवा क्षेत्र है ना, सेवा देती है। परिवहन का मतलब होता है जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिन साधनों के द्वारा जाते हैं वही परिवहन साधन है। तो परिवहन भी आपको, ये कोई उद्योग नहीं है, ये एक सेवा क्षेत्र है, मतलब सेवा उपलब्ध करवाती है ना आपके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। संचार व्यवस्था क्या है? संचार व्यवस्था है कि आप सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि। तो ये सब संचार व्यवस्था में आते हैं। ये सब भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो और हम जानते हैं कि सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। 6ठा प्रश्न देखते हैं। आज़ादी के समय देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? 58.7%, 63.6%, 22%, 14.3%। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए, 58.7%। यानी आज़ादी के समय अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र था, सबसे ज़्यादा जो आर्थिक योगदान था वो था कृषि क्षेत्र से होता था। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो चूँकि हम लोग आज़ादी के समय की बात करें तो उस समय में कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें घट गई। कृषि क्षेत्र का योगदान सिमटती चली गई और सेवा क्षेत्र जो है वो बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था में अपना कब्जा जमा लिया और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र।
अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था दो तरह की होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है ना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसके विपरीत होता है, उत्पादन के साधनों पर सरकारी अधिकार होता है। तो फिर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मतलब जिस देश में दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हो, थोड़ा सा सरकारी भी हो, थोड़ा सा प्राइवेट भी हो। तो ये किस देश में है? ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका, चीन, भारत, कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? भारत। हमारे देश में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न देखते हैं कि किस तरह के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार के पास होता है। अभी मैंने बताया है किस तरह की अर्थव्यवस्था में होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़े हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का होता है ना। दसवां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले वित्तीय वर्ष को समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ जनरल होता है ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का एक वर्ष होता है ना, तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था में एक वर्ष का टाइम होता है। इस एक वर्ष में पूरा आकलन लगाया जाता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान कर रहे हैं, तो आप एक आकलन लगाएं कि एक साल में आपका कितना इनकम हुआ, है ना। तो इसकी गणना करने के लिए एक दिनांक होता है। तो आर्थिक गणना जो होती है ना, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होती है। इसका एक अपना कार्यकाल है, और वो कार्यकाल है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना। तो जो आर्थिक गणना होता है किसी भी चीज़ का, जो हिसाब किताब होता है, वो होता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो पहले योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? ऑप्शन देखते हैं, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके ना नीति आयोग बनाया गया, है ना। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, है ना। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए हम लोग वीडियो क्लासेस लाएंगे, तो उसमें पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, फैक्ट। आगे प्रश्न देखते हैं, 13वां, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां, आर्थिक विकास और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच। 13वां प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास एक ओर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। आर्थिक विकास के लिए यह परिभाषा निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोफेसर रोस्टोव, प्रोफेसर मेयर, डॉक्टर ब्राइट सिंह, उर्सुला हिक्स। सही जवाब क्या होगा? प्रोफेसर रोस्टोव ने ये फार्मूला दिया था, ये परिभाषा दिया था। ओके। अब अगला प्रश्न 14वां है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? 15 मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। हालांकि अब योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया जा चुका है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो देखिए, ये योजना आयोग जो था ना, वो एक 5 वर्ष के लिए एक पंचवर्षीय योजना लाता था देश की विकास के लिए। तो 5 वर्ष के लिए एक प्लानिंग होता था कि इन 5 वर्षों में किन क्षेत्रों पर विशेष बल देना है। यानी जैसे पहले पंचवर्षीय योजना में था कि कृषि पर विशेष बल देना है, तो इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना में ना कुछ लक्ष्य रखा जाता था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारें काम करती थी। लेकिन अब तो योजना आयोग ही खत्म हो गया, तो स्वाभाविक है कि पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो गया। इसके बारे में क्वेश्चन आगे बना हुआ है, अब हम देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है 1951 से 1956, 1956 से 61, 1912 से 17, 2012 से 17, 2017 से 22। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बना था, ये बना था 1951 से 56,
है ना। जैसे हमारे देश में संविधान 50 में लागू हुआ था, तो जो भी काम होगा उसके बाद ही होगा। तो 1951 में पहली बार आम चुनाव भी हुआ था, तो उसके बाद से जो सरकारें काम करने लगी 1951 से 1956 हो जाएगा। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था ये था 1956 से 1961। तो इसी तरह के हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी, लेकिन उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद हो गई। अगला प्रश्न इसी पर है, 16वां प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतिम यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56, 56 से 61, 12 से 17, 17 से 22। ऑप्शन सी यानी कि 12 से 17 इसका सही जवाब है, क्योंकि 15 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, मतलब एक नया संगठन बना दिया गया। और जब से नीति आयोग हुआ तो चूँकि योजना आयोग ही बंद हो गया तो पंचवर्षीय योजना भी बंद होना था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना आयोग ही बनाती थी। तो इसीलिए जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन वो 2012 में जो शुरू हुआ था वो 2017 तक चली, और 2017 के बाद ये पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो अब क्या है, ये मानव विकास सूचकांक क्या है? किसी भी देश के डेवलपमेंट को देखने के लिए एक सूचकांक वैश्विक स्तर पर जारी किया जाता है, और इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जीवन आशा सूचकांक, मतलब उस देश में जीवन की आशा कितनी है, मतलब कितने लोग जीवन से आशा रखे हुए हैं, मतलब कितना लोग जी रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक। उसके बाद है शिक्षा की प्राप्ति कितना है, और जीवन का स्तर क्या है, वहाँ का लेवल क्या है ना, किस तरह से लोग जी रहे हैं। इस आधार पर एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट तैयार करके इसको रैंकिंग किया जाता है कि कौन सा देश कौन सा स्थान पे है। तो इसी मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले कौन सा अर्थशास्त्री तैयार किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महमूद उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? महमूद उल हक ने, यानी कि ऑप्शन बी। अब है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। कब आया? तो ऑप्शन पहले देखते हैं। 1 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2016, 2 फरवरी 2015, 31 मार्च 2015। सही जवाब क्या होगा? 1 जनवरी 2015। अब अगला प्रश्न है, यानी कि 19वां, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये कौन होते हैं? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है, जो प्रधानमंत्री रहेंगे जिस समय, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी कि ये पदेन अध्यक्ष होता है। तो इससे पहले योजना आयोग जो था उसमें भी पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री ही होते थे। मतलब जो जिस टाइम प्रधानमंत्री रहेंगे वो उस टाइम नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन। दूसरा बात है, यानी कि 20वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो देखिए, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उपाध्यक्ष चेंज होता रहता है। तो अभी के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मनमोहन सिंह, बी में राजीव कुमार, सी में निर्मला सीतारमण और डी में रघुराम राजन। तो हमारा जो सही जवाब है ये है राजीव कुमार। ये बदलता रहता है समय समय पर, तो आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, है ना। इसीलिए SST के अध्ययन के लिए आपको न्यूज़ देखना चाहिए, है ना। तो आप लोग समाचार पत्रों को या टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से न्यूज़ ज़रूर देखिए। 21वां प्रश्न है, 2002 के राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्यों के लिए बीमारू राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था? अब देखिए, जब से मानव विकास रिपोर्ट आया, यानी मानव विकास सूचकांक आया, तो 2002 के आसपास क्या हुआ, भारत में भी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया। और इस रिपोर्ट में जो है कुछ राज्यों की स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और उन राज्यों में था बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और उड़ीसा। ठीक है, तो इसी के नाम का पहला लेटर लेकर के एक राज्य बना दिया गया, एक नाम बना देगा बीमारू राज्य, है ना। तो बीमारू राज्य का प्रयोग किन राज्यों के हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम या सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये सभी राज्य के लिए हुआ था, क्योंकि BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आसाम और R से राजस्थान और U से उड़ीसा होता है। तो इन सभी को कहा गया कि ये सब बीमारू राज्य हैं, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अगला प्रश्न, यानी कि 22वां प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंग्लिश में बोले तो किसके द्वारा जारी किया जाता है?
ऑप्शन देखते हैं, विश्व बैंक, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? यूएनडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। यूएनडीपी का मतलब क्या हुआ? फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा यूएसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। 23वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा मतलब जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है ना, वो पिछड़ा राज्य है। वहाँ पे विकास की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पे सड़कें खराब है, वहाँ का रहन सहन, तो किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इन जितने भी राज्य है ना, इनमें सबसे पिछड़ा राज्य जो है बिहार है। तो जो चूंकि इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार बिहार नहीं रहे ऑप्शन में तो दूसरा मारा जा सकता है। तो यहाँ पे पंजाब, केरल की स्थिति बहुत अच्छा है, दिल्ली का भी है। तो यहाँ पे जो सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, किसने कहा बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? देख लेते हैं ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं, डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में फुल फॉर्म बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1995, 1994, 1996, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1995 इज राइट आंसर। अब 26वां प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो देखिए, ये मनरेगा पहले नरेगा हुआ करता था, है ना, और बाद में इसमें मनरेगा जोड़ दिया गया, मतलब नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा गया, है ना, तो मनरेगा कहा गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि रोजगार के अवसर जो उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाया गया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा। और इसमें कहा गया कि जो ग्रामीण मजदूर है ना, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जैसे जो ऑफिस में काम करते हैं उसके सैलरी तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो मजदूर होते हैं ना, उनको डेली काम खोजना पड़ता है, तो डेली काम नहीं भी मिलता है, तो इससे उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो सरकार ने कहा कि हम साल में जो 365 दिन होता है उसमें कुछ दिन जो है आपको रोज़गार देंगे, मतलब गारंटी दिया कि इतने दिन आपको रोज़गार हम उपलब्ध कराएंगे। अगर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो हम आपको बेरोज़गारी भत्ता देंगे, मतलब इतने दिन अगर रोज़गार सरकार नहीं दिला पाई तो फिर वो घर पे बैठे रहेंगे, तब भी सरकार उसको पैसे देंगे, कुछ परसेंट, पूरा 100% तो नहीं देंगे लेकिन कुछ देंगे। तो ये रोज़गार के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना था, और आजकल भी ये कोरोना काल में भी बहुत चर्चा में है कि रोज़गार देने के लिए सरकारें हर जगह मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू करवा दिया है, क्योंकि जब से बाहर से लोग आना शुरू हुए हैं अपने अपने राज्यों में, तो रोज़गार की संकट जो है बहुत भयानक हो गई है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले इसका, 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है 100 दिनों के लिए। 100 दिनों की सरकार गारंटी देती है। कहीं कहीं या कभी कभी किसी विशेष काल में जब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकारें 150 दिन इसको बढ़ा देती है, तो कभी कभी 150 दिन के लिए या 125 दिन के लिए कर देती है। लेकिन इसका जो सही आंसर आपको मारना है वो 100 दिन के लिए ही होगा, क्योंकि जो अधिनियम बना था एक्ट, उसके तहत 100 दिन ही है। 27वां प्रश्न देखते हैं, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में, 2001 में, 1990 में, 2005 में। तो सही जवाब क्या होगा इसका? 2000 ईस्वी में झारखंड हमारे बिहार से अलग हो गया था। 28वां प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन नहीं मिलने पर उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा? तो जब गरीबी की समस्या आई तो एक सरकार ने प्लान बनाया कि भाई पहले तो गरीब कौन है इसका निर्धारण होना चाहिए। तो सरकार ने एक रेखा तय किया जिसका नाम हुआ गरीबी रेखा, है ना, उससे जो नीचे बसर करने वाले लोग हैं उसको माना गया गरीब। तो गरीबी रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो नीचे है गरीबी रेखा से नीचे, उसको कहा गया बीपीएल में है ये लोग, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि बीपीएल में? क्योंकि सरकार को किसी के आमदनी का जो है डाटा सरकार के पास नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है। तो सरकार ने एक रेखा तय किया और इसके तहत कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिस व्यक्ति को जो है एक 2400 किलो कैलोरी जो है 2400 किलो कैलोरी नहीं, सॉरी 2400 कैलोरी जो है भोजन नहीं प्राप्त होता है, वो लोग गरीब हैं। मतलब भोजन हम लोग किस लिए प्राप्त करते हैं? ऊर्जा के लिए, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है। और भोजन हमारे पास ऐसा होना चाहिए कम से कम कि उसमें इतना एनर्जी प्रतिदिन आपके पास आना चाहिए। अगर आप ऐसा भोजन पाने में असक्षम हैं तो आप
गरीब हैं, है ना। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र पूछ रहा है, तो शहरी क्षेत्र में चूंकि 2100 कैलोरी है तो इसीलिए इसका जो जवाब होगा वो बी होगा, है ना। शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। अब 29वां प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी भोजन नहीं मिलने पर उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो पहले शहरी क्षेत्र में देख लिए थे 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, वही है 2400 कैलोरी, है ना। 2400 कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं मिलता है आपके भोजन में तो आप गरीब हैं। 30वां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 का, अब तो 2021 में फिर से जनगणना होने वाली है, लेकिन हम देख लेते हैं 2011 की जनगणना का रिपोर्ट। तो इसमें जो है पटना, दरभंगा, शेखपुरा, गोपालगंज, सही जवाब क्या है, पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, जिला कौन सा है, पटना है। 31वां प्रश्न देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सी है। तो यहाँ पे बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास, पूर्णिया, गोपालगंज, मधुबनी। रोहतास है इसका सही जवाब, है ना। और 32वां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 916, 940, 908, 892। सही जवाब क्या होगा इसका, 940 है। तो इस तरह से हमने आज अर्थव्यवस्था के पहले अध्याय के समस्त जितना भी संभव हो सकता है हमने इसको बनाने का प्रयास किया। आशा है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहा होगा। अगर उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि हम अगले चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे तो आपसे जुड़े रहेंगे। और बेल आइकन के बटन को जो दबा दीजिए, क्योंकि हम वीडियो लेकर के आएंगे तो आपके मोबाइल में सीधे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप तक ये वीडियो आसानी से पहुँच जाएगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।